वेलकम गाइस ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी विद नवीन चौधरी। मैं नवीन चौधरी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमारी रोज़ एक क्लास आ रही है कंप्यूटर संबंधित, और मैंने 300 क्वेश्चंस डालने को बोला था, तो ये थर्ड क्लास है, लास्ट थर्ड क्लास है 300 क्वेश्चंस की। तो 300 क्वेश्चंस में से जो 200 क्वेश्चंस की क्लास में डाल चुका हूँ, और ये फ़िलहाल जो क्लास है ये थर्ड क्लास है और 300 क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे। आप इन 300 क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद एक काम कीजिएगा कि बहुत सारे आपके पास मॉडल पेपर्स होंगे, उसमें एक काम कीजिएगा, चेक कीजिएगा जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं कि वही हैं कि नहीं हैं। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं से रिलेटेड आएंगे, इन्हीं को घुमा फिरा के क्वेश्चंस आएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा दिल्ली पुलिस के पेपर में। और दिल्ली पुलिस के पेपर के लिए विशेष अंक है, तो इसलिए मैं आपको ये विशेष तौर पर करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ इसे देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कर दीजिए। वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं मैंने इसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे पढ़ सके, समझ सके। ठीक है दोस्तों, तो अब वीडियो शुरू करते हैं। और प्लीज़ आप पढ़ जरूर लीजिए, सिलेक्शन हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सही ना। इसमें आपकी मर्ज़ी, आपको मेरा वीडियो देखना है मेरा देखें, किसी और का देखना है किसी और का देखें। मेरे दोस्त जहाँ से बेहतर जानकारी मिले वहाँ से देखें, बशर्ते एक गोल होना चाहिए, वांट टू अचीव द दिल्ली पुलिस, है ना। जो लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो लोग बस किसी तरह से गोल बनाए, टारगेट बनाए कि दिल्ली पुलिस क्वालिफाई करना है किसी भी तरह से। एस्पिरेंट नहीं बनना है ना, एस्पिरेंट तो आप लोग हैं अभी, आपको क्या बनना है, पूरा क्लियर करना है एग्ज़ाम। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कर सकते हैं, आपका ही टाइम है, ज़रूर कर सकेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्लास को यहीं से। तो ये मेरा लोगो है दोस्तों, स्टडी विद नवीन चौधरी, सेव अर्थ, धरती बचाइए, अपनी ज़िंदगी में एक पौधा ज़रूर लगाइए। ये मेरा मैसेज है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि पौधे बहुत फ़ायदेमंद हैं, बहुत लाभप्रद हैं इस धरती के लिए। नेक्स्ट, तो हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है। स्थायी मेमोरी मतलब परमानेंट मेमोरी, ठीक है ना। परमानेंट मेमोरी क्या बोलते हैं, तो रोम बोलते हैं। उसमें लगी होती है जिसके अंदर बहुत सारी कोडिंग पहले से सेव की जाती है मदरबोर्ड के ऊपर, ताकि जब पावर ऑन की जाए किसी भी कंप्यूटर की तो वो हमें जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है सेकेंडरी मेमोरी में उससे जोड़ने का काम करती है। इसलिए स्थायी मेमोरी जो होती है वो रोम होती है। नेक्स्ट हमारा है ALU की फुल फॉर्म क्या है। वैसे मैं कई बार बता चुका हूँ, तो यहाँ पे सवाल आता है, सब कुछ घूम फिर के आते हैं क्वेश्चन इसी तरह से। तो बोलते हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। कहने का मतलब मैंने आपको बताया था, अर्थमेटिकली जितने भी प्रोग्राम होते हैं, तुलनात्मक हो, गुणा भाग जोड़ घटावा, जो भी कुछ होता है, जितने भी न्यूमेरिकल रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे या कुछ भी होगा, वो सब ALU के अंतर्गत होगा। नेक्स्ट है कि IBM की फुल फॉर्म क्या है। तो इसे बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। IBM इज़ इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट, कंप्यूटर में MICR का फुल फॉर्म क्या होता है। मैं वैसे इसे शायद पहले भी बता चुका हूँ, एक जगह चेक के बारे में आ रहा था कि चेक को, जो बैंक का चेक होता है, उसे क्रॉस चेक करने के लिए किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो MICR टेक्नोलॉजी होती है। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ट्रैक बॉल क्या करती है। ट्रैक बॉल कैसी होती है, ट्रैक बॉल पता है आप लोग कैसी होती है। दरअसल पुराने कंप्यूटर्स में ट्रैक बॉल आती थी। अगर आप लोगों ने माउस देखा हो जिसमें नीचे बॉल डली होती थी, आजकल तो लेज़र माउस आ रहे हैं, पहले बॉल वाले माउस आते थे। अगर उस माउस को उल्टा करके देखें तो उसमें बॉल होती थी अंदर, और उसे अगर हाथ से मूव करें तो कर्सर मूव होता था। तो यही समझ लीजिए कि लैपटॉप्स या डेस्कटॉप्स या एक डिवाइस आती थी, उसके अंदर बॉल होती थी, बॉल को हाथ से मूव करने से माउस की तरह कर्सर मूव होता था, उसे ट्रैक बॉल बोलते थे, है ना। फिर क्या हुआ कि उस ट्रैक बॉल को भारी बना के उल्टा कर दिया गया। अब माउस को मूव करने लगे तो माउस मूव होने लगा। पहले ट्रैक बॉल मूव करने से, ट्रैक बॉल मूव करने से कर्सर मूव होता था, यानी कि ऐसे ये जो मूवमेंट है ये ट्रैक बॉल से होती थी पहले। नेक्स्ट क्या है कि URL की फुल फॉर्म क्या है। URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये मैंने शायद लास्ट वीडियो में बताया कि URL को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क की मेमोरी, जिसे CPU एक्सटेंड मेमोरी की तरह प्रयोग करता है। एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ा के रखना। हार्ड डिस्क की वह मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंड मेमोरी की तरह यूज़ करता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं। सवाल आ सकता है वर्चुअल मेमोरी किसे कहते हैं, जिसे CPU एक्सटेंड मेमोरी की तरह यूज़ करे उसे वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट, मैंने वन लाइनर्स इसलिए कराए, मैंने ऑप्शंस में भी करा सकता था कि भैया 4 ऑप्शन हैं, इसमें से एक सही करके बताओ, तो उसमें होगा ये कि स्टडी कम होगी और समय ज़्यादा खराब होगा, और आप लोग कहेंगे 1 घंटे की वीडियो मिला कुछ नहीं है।
तो मैंने इसको ना छोटा किया है, सीधा वन लाइनर क्वेश्चन बनाया है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्ड डिस्क की मेमोरी, सॉरी ये मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट है कि टेक्स्ट में लिखते समय अपनी स्थिति किससे पता चलती है। तो मैंने आपको बताया था टेक्स्ट में लिखते समय, देखिए ये कर्सर, इसको बोलते हैं कर्सर, ब्लिंक कर रहा है जहाँ पे, तो ये कर्सर जो होता है इससे पता लगती है हमारी टेक्स्ट में स्थिति, यानी हम यहाँ पे इस समय खड़े हुए हैं, यहाँ से हम एडिट या कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके द्वारा विकसित की गई है। तो जेम्स गॉसलिंग नाम है इनका, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पूछने लगे जावा के फाउंडर कौन है, तो जेम्स गॉसलिंग, जिन्होंने जावा को इजाद किया है। जावा एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर की हाई लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के कीबोर्ड में F5 की, पहले तो पूछ लेगा F5 की है ही क्या है, इसको फंक्शन की बोलते हैं, ठीक है, मतलब F जिनके ऊपर लिखा हुआ सब फंक्शन कीज़ हैं। किसी के ऊपर ESC लिखा तो उसका मतलब एस्केप, पूरा मतलब है एस्केप, एस्केप का मतलब होता है भाग जाना, है ना, जब कंप्यूटर कहीं हैंग हो जाए, अटक जाए, नहीं होता तो ESC की दबाते हैं कीबोर्ड पे, तो उस फेज से बाहर निकल आता है कंप्यूटर, उस स्थिति से बाहर निकला, मतलब एस्केप, भाग जाता है, उस प्रोसेस को जिसे कर रहा था उसे छोड़ देता भाई, हम नहीं करते उसको, इसलिए एस्केप बटन बनाया गया उसके लिए कि जब कोई समझ में आता तो एस्केप दबा दो तो बाहर निकल आता है कंप्यूटर। तो इसलिए बता रहा हूँ कि एक बटन एस्केप भी होता है। ESC की फुल फॉर्म पूछने लगे तो एस्केप। F5 क्या होता है, फंक्शन की है जिससे रिफ्रेश का काम होता है, क्या होता है, रिफ्रेश करती है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, तो CPU द्वारा। इनपुट हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं कीबोर्ड या इनपुट डिवाइसों द्वारा, है ना। आउटपुट कहाँ से मिलता है हमें, मतलब आउटपुट मिलता है हमें CPU पे, सॉरी मॉनिटर पे, सॉरी, है ना। हम आउटपुट किस पे देखते हैं, आउटपुट डिवाइसों पे। आउटपुट डिवाइस में कौन कौन सी है, आउटपुट में मॉनिटर है, आउटपुट में प्रिंटर है ना, मतलब वो सारी चीज़ें जो हमें आउटपुट देती हैं वो सभी आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। तो इन दोनों के बीच में इनपुट से लेकर आउटपुट तक के बीच का जो कम्युनिकेशन कार्य करता है, कौन करता है, तो करता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट, नॉर्टन और अवस्थ क्या है, ये एक प्रोग्राम है, कौन सा प्रोग्राम है, एंटीवायरस है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्या है कि स्थिर इमेज को मूवमेंट बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं। स्थिर मतलब कोई इमेज ऐसी बनी जैसे ये है और हम इसे ऐसे चलती फिरती बनाते हैं, इसे ऐसे ऐसे चलती चलती दिखाई दे। आपने बहुत सारी इमेज देखी होंगी, कोई व्हाट्सएप पे आप ये आती है और पता नहीं उसमें दीपक जल रहे हैं अपने आप इमेज में, उसे क्या बोलते हैं, तो उस इमेज को बोलते हैं एनिमेशन, उसमें एनिमेशन होता है। जैसे GIF फॉर्मेट होता है ना, .gif, इस तरह से ये एनिमेशन होता है। कीबोर्ड किस तरह की डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या बोलते हैं, तो प्रोसेसर बोलते हैं। कि कोई भी रॉ मटेरियल आप प्रोसेसर को दे दो, जिस तरह से भी आपको देना है घुमा फिरा के, वो उसे प्रॉपर वे में करके देता है, वो कौन काम करता है, प्रोसेसर करता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में मदरबोर्ड और कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन किस माध्यम से ट्रैवल करती है। मैंने आपको बताया था कंप्यूटर के अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन, जितना भी डाटा ट्रैवल करता है वो बसेस के माध्यम से, तो क्या बस ऑप्शन आएगा इसमें। नेक्स्ट है हमारा कि किस डिवाइस की मदद से ग्राफिक्स इमेज को कंप्यूटर में डालते हैं। किसी भी इमेज को कंप्यूटर में डालने के लिए हम एक ही प्रकार के डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, स्कैनर। चाहे वो मोबाइल से फ़ोटो खींच रहा है, चाहे वो स्कैन करने वाला स्कैनर है, किसी भी तरह का है। मोबाइल का जो कैमरा वो भी तो स्कैन ही करता है हमारी प्रति को, स्कैन करके उसकी इमेज हमें दिखा देता है ना, तो स्कैनर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा प्रिंटर किस तरह का डिवाइस है, तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट्स को विभिन्न स्थान पर सेव करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो सेव एज। मान लीजिए सेव एज का प्रयोग कैसे होता है, मान लीजिए एक फ़ाइल है और हमने वो एडिट कर ली, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि जो फाइल हमने एडिट की है वो भी सेव हो जाए, जिसमें एडिटिंग की है वो भी रहे। कहने का मतलब दोनों फाइलें रहें। तो क्या करते हैं, सेव एज ऑप्शन करके दूसरे नाम से उसे हम सेव कर देते हैं। तो जो पहली फाइल से हमने एडिटिंग की है वो भी रह जाती है और जो हमने नई एडिटिंग करी है वो भी रह जाती है। तो सेव एज यूज़ करते हैं इसके लिए। नेक्स्ट, कंप्यूटर में डाटा किस में परिवर्तित होता है, तो इन्फॉर्मेशन में। डाटा इन्फॉर्मेशन में चेंज हो जाता है। डायरेक्टरी के अंदर के डायरेक्टरी क्या कहते हैं, सब डायरेक्टरी कहते हैं। जैसे फोल्डर के अंदर के फोल्डर को सब फोल्डर बोलते हैं, ऐसे डायरेक्टरी के अंदर एक डायरेक्टरी बनी उसे बोलते हैं सब डायरेक्टरी। नेक्स्ट, स्कैनर किसे स्कैन करता है, तो पिक्चर्स और टेक्स्ट, इन दोनों चीज़ों को स्कैनर स्कैन कर सकता है। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं, तो इनपुट कहते हैं। जो कंप्यूटर में जा रहा होता है और कंप्यूटर से जो डाटा वापस आ रहा होता है बाहर, उसको बोलते हैं आउटपुट। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर में कोई भी डाटा स्थायी तौर पर कहाँ काफ़ी होता है और बाद में किसी स्थान पर कहाँ कॉपी होता है। ये काफ़ी नहीं है, कॉपी है। ये पूछा गया कि जब हम कोई डाटा कॉपी करते हैं,
मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है, मान लो मोबाइल में भी आप लोग कोई चीज़ कॉपी करते हो, तो कॉपी होने के बाद कहाँ रह जाता है, मतलब कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे वो कॉपी रहता है और उसके बाद हम कहीं से पेस्ट करें तो पेस्ट भी हो जाता है। उसका क्या रीज़न है, होता कहाँ पे है बैकग्राउंड में कॉपी, तो उसे क्लिप बोर्ड बोलते हैं। जब आप अपने मोबाइल में कॉपी करोगे और फिर उसे कहीं और ले जाके पेस्ट करोगे तो वहाँ दो ऑप्शन आते हैं, एक तो पेस्ट का रहेगा था क्लिप बोर्ड का, है ना। अगर आप क्लिप बोर्ड पे क्लिक कर दोगे तो आपने जितनी भी चीज़ें कॉपी की होंगी पिछले 10 मिनट में या 10 दिन में, जितना उसके बाद डेटा होगा, उन सबको दिखा देगा क्लिप बोर्ड पे कि आपने ये भी कॉपी किया था, ये भी। अब आप चाहो तो जो आपने लास्ट कॉपी किया था आप उसे पेस्ट कर लो, चाहे आपने कुछ और पेस्ट करना जो क्लिप बोर्ड पे उसे पेस्ट कर लो, वो आपकी मर्जी है। तो पूछते हैं कि जो डेटा कॉपी करते हैं किस जगह पे स्टैंड होता है, किस जगह पे सेव होता है, तो क्लिप बोर्ड में सेव होता है, क्लिप बोर्ड इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट, पेज पर कितने मार्जिन होते हैं, तो पेज पे 4 मार्जिन होते हैं, एक तो ऊपर का मार्जिन, एक नीचे का मार्जिन, एक इस साइड का मार्जिन, एक लेफ्ट हैंड का मार्जिन। तो 4 मार्जिन होते हैं ताकि आप टेक्स्ट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सको कितने बड़े में आपको दिखाना है। ओके, नेक्स्ट है कि किसी भी कंप्यूटर में मौजूदा डॉक्यूमेंट को बदलना क्या कहलाता है, तो उसे एडिटिंग कहते हैं। आप किसी भी डॉक्यूमेंट को आप चेंज कर रहे हो, उसमें कुछ बदलाव कर रहे हो तो उसे कहते हैं एडिटिंग। अगला है वर्ड प्रोसेसिंग, फोटो एडिटिंग और स्प्रेडशीट किसका उदाहरण है, तो एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम वर्ड पे वर्ड प्रोसेसिंग करते हैं, फोटो पे फोटो एडिटिंग करते हैं और स्प्रेडशीट पे हम एक्सेल शीट का काम करते हैं, स्प्रेडशीट बोलते हैं। अगला के QWERTY शब्द किससे संबंधित है, आपको याद है किससे संबंधित, चलो बताता हूँ। देखो क्या लिख रहा है, QWERTY, क्वेरिटी इसलिए बोलते हैं इसको। वो पूछते हैं ना कि कौन सा कीबोर्ड चाहिए या कीपैड कौन सा चाहिए, QWERTY कीपैड। जब मोबाइल लॉन्च हुए थे बड़े कीपैड वाले तो उसमें लिखा था तो QWERTY कीपैड, तो ये है QWERTY, इसलिए इसे QWERTY बोलते हैं। किससे संबंधित हुआ, तो ये संबंधित हुआ कीबोर्ड से। सही है, कोई पूछे कि QWERTY किससे संबंधित है, तो ये कीबोर्ड से संबंधित है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, कंप्यूटर में विनजिप किस तरह का प्रोग्राम है। जैसे मैं बता रहा था कि किसी फाइल को ना छोटा करके अंदर घुसा के ठूंस देना, उसे कंप्रेशन बोलते हैं। तो कंप्रेस कौन करता है, मैंने एक एग्जांपल दिया, विनजिप है ना। तो विनजिप किसका उदाहरण है, तो विनजिप एक फाइल कंप्रेसर प्रोग्राम है, वो किसी भी फाइल को कंप्रेस करके छोटे साइज में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम, तो जगह छोड़ने के लिए स्पेस बार का इस्तेमाल करते हैं। वैसे आपको पता होगा, पर ये बड़ा सा जो होता है ना बीच में टाइपिंग में, इसको बोलते हैं स्पेस बार। अगर आप इसे क्लिक करोगे इसे, तो ये स्पेस बार है, इसे स्पेस बार बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा कि स्क्रॉल बार कितनी तरह का होता है, तो स्क्रॉल बार 2 तरह का होता है। स्क्रॉल का मतलब होता है इसको मूव करना इधर उधर। एक स्क्रॉल बार नीचे होता है जो इसे इधर उधर मूव करता है, एक स्क्रॉल बार इधर होता है जो इसे इधर उधर मूव करता है। 2 तरह से मूव होता है ना ये, तो दोनों तरह से मूव कर पाता है, इधर से इधर भी। जैसे ये बन के आता है इधर, ये नीचे अगर आप देखेंगे तो नीचे भी स्क्रॉल बार बन के आता है और साइड में भी 2 स्क्रॉल बार होते हैं। एक नीचे पेज को राइट और लेफ्ट मूव करने के लिए, एक राइट हैंड पे होता है जो अप एंड डाउन मूव करने का काम आता है, स्क्रॉल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है, डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। MS ऑफिस को किस कंपनी ने बनाया था, MS का मतलब ही होता है माइक्रोसॉफ्ट, इसलिए उसको MS ऑफिस बोलते हैं। तो किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। नेक्स्ट क्या है कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर ब्लिंकिंग करने वाले प्रतीक को क्या कहा जाता है, तो ये जो ब्लिंकिंग कर रहा है ना, ये ब्लिंकिंग, इसे बोलते हैं कर्सर। नेक्स्ट है, किसी वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है। किसी भी वेब पेज पे, चलिए छोड़िए, आपके पास कोई, आपने देखा होगा, जैसे मैं आपको अपनी ये फाइल शेयर करूँगा, जब यूट्यूब की कोई फाइल आपको शेयर करूँगा व्हाट्सएप पे, तो ब्लू कलर का एक URL बन के आएगा, है ना। इस URL के बारे में पूछ रहा हूँ, उसे क्लिक करते ही अपने आप आपको यूट्यूब पे ले जाएगा। इसको बोलते हैं हाइपरलिंक। मैंने पहली वीडियो में बताया था कि हाइपरलिंक क्या होता है, तो ये होता है हाइपरलिंक। तो उसे क्या कहते हैं, हाइपरलिंक बोलते हैं। अगला है कि किस प्रोसेस का उपयोग खुदरा कर्मचारी आमतौर पर बिक्री के लिए करते हैं, तो पॉइंट ऑफ सेल या सॉफ्टवेयर होता है POS POS। बहुत सारी जगह अगर आप जाएंगे बड़े मॉल्स वगैरह में, तो वहाँ पे POS POS लिखा होता है। इसकी फुल फॉर्म है पॉइंट ऑफ सेल। कोई पूछने लगे POS की फुल फॉर्म क्या है, तो पॉइंट ऑफ सेल किस चीज़ में होता है, तो खुदरा कर्मचारी, कहने का मतलब रिटेल सेलर जितने होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं इसका। नेक्स्ट है, बाइनरी डिजिट को 0 का अर्थ क्या होता है, तो बाइनरी डिजिट में अगर 0, देखो कोई भी, ये एक तरह का स्विच होता है ना, ऑन ऑफ। सही है,
अगर 0 एंटर हुआ है तो ऑफ है और 1 एंटर हुआ है तो ऑन है। कहने का मतलब जब आप अपनी बिजली के अपने घर में बल्ब का स्विच ऑन करते हो तो 1 सप्लाई जाती है और ऑफ कर दो तो 0 जाता है। ये होता है 0 और 1। बाकी बात करूँगा इसके बाद, ये तो बिट की बात हो गई। बाइनरी में बिट, जो बाइट होता है वो 8 डिजिट का होता है ना, समझ रहे हो ना। अब 8 बिट का एक बाइट होता है, यानी कि ए लिखने के लिए ना, ए लिखने के लिए 8 वायर से हमें करंट फ्लो करना होता है, तो हमारा कंप्यूटर ए लिखता है। समझ में आया? चलिए, एक मेमोरी कॉन्सेप्ट से बाद में बताऊंगा, कभी भविष्य में अगर आपको इसकी जरूरत पड़े तो मैं आपको डिफाइन करूंगा, और आप किसी को इस तरह से कंप्यूटर भी पढ़ना होगा तो। नेक्स्ट, अभी तो 1 लाइन में क्वेश्चन पढ़िए, सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। जितने भी क्वेश्चन से घुमा फिरा के आते हैं यहीं से आएंगे, इसी को सीधा उल्टा करके आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। आपका जितना मन करे पिछले 5 साल के 10 साल के एसएससी के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, आपको यही सवाल मिलने वाले हैं। और मैं वादा करता हूँ कि अगर आपने 300 क्वेश्चन पढ़े हैं ना, मैंने 3 क्लासेस दी हैं, दोनों क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप तीनों क्लासेस देख लेना और कोई भी पेपर उठा के ना कंप्यूटर का पेपर सॉल्व कर लेना, आप कहेंगे कि आपने पढ़ लिया, आपको कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत नहीं है। सही है? नेक्स्ट, डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सही स्थान कौन रिकॉर्ड करता है? तो फैट, फाइल एलोकेशन टेबल। मैंने आपको बताया था फैट, फाइल एलोकेशन टेबल, जो उसे सेट रखता है अपने उसके सेक्टर्स को और ट्रैक्स को। किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के शॉर्ट की क्या होती है? तो कंट्रोल पी से प्रिंट होता है। मैंने आपको बताई थी बहुत सारी कीज उस दिन कि कंट्रोल वाई से रीडू होता है, कंट्रोल जेड से अंडू होता है, कंट्रोल पी से प्रिंट होता है ना। कुछ कीज़ हैं, शॉर्टकट कीज़ हैं, शॉर्टकट कीज़ जरूर याद करके जाइएगा। कंट्रोल ए से सेलेक्ट होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। समझ रहा है ना? सेलेक्ट ऑल करना तो कंट्रोल ए दबाना पड़ता है, ए फॉर ऑल। इसलिए तो शॉर्टकट कीज़ जो है वो सारी की सारी हैं। देखो, बहुत सीधी सी बात बताता हूँ। देखो, ABCD से अगर आप शुरू करो तो शॉर्टकट की शुरू होते हैं। कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल बी से बोल्ड, सी से कॉपी, डी से अलग तरह की कोई कमांड होगी, मतलब ऐसे जनरली मुझे याद नहीं है। कंट्रोल ई फॉर भी मतलब बहुत, मतलब उसे तिरछा करना हो, मतलब जिसको बोलते हैं इटैलिक करना हो तो, है ना। एफ से मतलब उसे जो है अलग तरह, मतलब बहुत सारे के सारे अगर आप शुरू करेंगे ना ABCD से लिखना, तो ए से लेके Z तक सारी कमांडें अलग अलग हैं, आप सारे यूज़ कर पाएंगे, है ना। तो बहुत सारी कमांडें ऐसे हैं जहाँ कमांड ही नहीं बनी है उनके लिए तो नहीं है। जैसे कंट्रोल G कुछ नहीं पढ़ा है मैंने आज तक, कंट्रोल G से कुछ नहीं होता, तो ऐसा नहीं है कि हो, पर हाँ कुछ ना कुछ Alt G से होता होगा और कंट्रोल से नहीं होता होगा, क्योंकि इन्हें हमारी जो कीज़ हैं Alt कंट्रोल डिलीट, मैंने फर्स्ट उसमें पढ़ा है, आप कमेंट में डालिएगा जिसने वीडियो डाली है कि Alt कंट्रोल डिलीट जो हमारी कीज़ हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मॉडिफायर बोलते हैं। मैंने बताया था, याद कीजिएगा जब देखिएगा वीडियो एक बार दोबारा से। अगला क्या है कि माइक्रोफोन किस तरह की डिवाइस होती है? तो इनपुट डिवाइस होती है, क्योंकि माइक्रोफोन से हमारी आवाज़ यानी कि हमारे जो वॉइस सिग्नल्स हैं उन्हें ना वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। कौन? माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस होती है। एक चीज़, हाँ कुछ चीज़ छूट गई हैं, शुरू करते हैं। ये कंप्यूटर में बैकअप क्या होता है? बैकअप का मतलब होता है उसी तरह की एक कॉपी बना के रखना अपने पास। तो लिखा हुआ सिस्टम की इन्फॉर्मेशन की ठीक वैसी ही प्रतिलिपि को बैकअप बोलते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर मेमोरी यूनिट, जिसका हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं? तो CPU बोलते हैं। CPU 3 चीज़ से मिलकर बना है, ALU, CU और मेमोरी। इसका मतलब होगा CPU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। मेमोरी में आते हैं रजिस्टर्स। नेक्स्ट, वेब माइक्रोफोन बताते हैं। वेबकैम किस तरह की डिवाइस है? तो वेबकैम भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, क्योंकि आप देखें तो जैसे कि अब आप मुझे देख पा रहे हो तो कैमरे के थ्रू देख पा रहे हैं, तो इसी तरह का वेबकैम होता है जो वेब पे डेटा प्रोड्यूस करने के काम आता है या आगे भेजने के काम आता है। अगला है टच स्क्रीन किस तरह की डिवाइस है? दरअसल दोस्तों ना ये एक तरह का ना बड़ा बदतमीज़ क्वेश्चन है। दरअसल टच स्क्रीन ना दोनों तरह की डिवाइस है। टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस भी है, टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस भी है। जब आप टच स्क्रीन देखते हो तो वो आपके मोबाइल के टच स्क्रीन, अगर मोबाइल के डिस्प्ले की बात की जाए, अगर खाली टच स्क्रीन की बात भी हो रही तो टच स्क्रीन भी तो तभी चल जाए, पीछे डिस्प्ले दिख रही है जिस पर आपको टच करना, तो टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों तरह की डिवाइस है। ये सवाल याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन में खाली इनपुट आउटपुट दे रखा हो तो इनपुट या आउटपुट ना लगा के एक जगह ऑप्शन दे रखा होगा A या B, तो टच स्क्रीन एक तो इनपुट डिवाइस लगानी है, अन्यथा दोनों डिवाइस हैं, ऐसा कोई ऑप्शन आएगा नहीं वैसे, क्योंकि टच स्क्रीन A और B दोनों ऑप्शन आएंगे इसमें। टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस है। शायद ये क्वेश्चन आ सकता है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये एक इलॉजिकल और लॉजिकल दोनों तरह क्वेश्चन है, बच्चे के दिमाग से खेलने के लिए ये क्वेश्चन, ठीक है।
तो टच स्क्रीन किस तरह का डिवाइस है? मैंने इनपुट डिवाइस इसलिए लगाया है कि पीछे के डिवाइस मतलब पीछे के 1-2 पेपर में कुछ ऐसे ही बताया हुआ है, इसलिए मैंने इनपुट बता दिया, अन्यथा ये बोथ दोनों काम करते हैं, इनपुट डिवाइस भी है आउटपुट डिवाइस भी है। नेक्स्ट, मॉनिटर किस तरह का डिवाइस होता है? तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है। ब्लूटूथ किस तरह का डिवाइस होता है? तो ब्लूटूथ भी आउटपुट डिवाइस होता है, क्योंकि वो अलग होती है, उसे कान में लगाकर रिसीव करते हैं सिग्नल्स, वो में आउटपुट दे रही होती है किसी भी चीज़ का सुनने का। स्पीकर किस तरह का? तो स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस होता है। DSL किसका उदाहरण है? तो ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड का उदाहरण है DSL, याद रखिएगा DSL। कंप्यूटर में ग्राफिकल इमेज और पिक्चर को कौन सा इनपुट डिवाइस प्रदान करता है? तो स्कैनर, स्कैनर होता है जिससे हम ग्राफिकल इमेजेस को स्कैन करके कंप्यूटर में ले जा पाते हैं। कंप्यूटर में कौन सी फंक्शन की वर्तमान? तो विंडो को रिफ्रेश करते हैं तो F5 फंक्शन 5 की जो विंडो, देखो सारे सवाल ऐसे ही घूम फिर के आ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे बनते हैं। और बनेगा क्या कंप्यूटर में, और क्या बनाए? अब बात करें स्कैनर में, एक बात बता दूं ऐसी कि ये कह रहे हैं कि इमेज डिवाइस को ना कोड लैंग्वेज में चेंज करके कंप्यूटर को इनपुट देता है। ऐसे याद रखिएगा, स्कैनर से संबंधित कुछ ही पूछ सकता है, आपको समझना है स्कैनर करता क्या है। अगला है कि कंप्यूटर में डिस्क की मेन डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो डायरेक्टरी को रूट डायरेक्टरी बोलते हैं, जो डिस्क की मेन डायरेक्टरी होती है रूट डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www क्या होता है? तो एक इंटरनेट प्रोवाइडर सर्विस है, एक इंटरनेट सर्विसेज को www बोलते हैं। 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, www फुल फॉर्म क्या है, www को का खोजकर्ता कौन है, या फिर पूछेंगे वर्ल्ड वाइड वेब है क्या? तो एक इंटरनेट प्रोवाइडर सर्विस है। अगला, कंप्यूटर में कंपाइलर का क्या कार्य होता है? तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलने का काम करता है कंपाइलर, ही कंपाइल करता है। जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं उनमें हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो कंपाइलर उसे चेक भी करता है, उसमें बगिंग भी देखता है कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, तभी तो बदलता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में, और चेक करके बताता है कि चेंज होना है कि नहीं होना। अगला, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? जैसा कि मैंने बताया था कि ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो होता है, इट वर्क्स ऑन ऑल अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल इन्फॉर्मेशंस, ठीक है ना। और जितने भी सारे फंक्शन होते हैं इसके सारे के सारे वो ALU के अंतर्गत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये डेटाबेस को मैनेज करने काम आता है। आपका जितना भी डेटा होता है, आप जितना भी उसे सेव रखते हैं, हमारे पास तो कुछ भी डेटा नहीं होता, पर वर्ल्ड में मान लीजिए भारत देश का डेटा है तो वो एक जगह सेव रखा गया है, जहाँ पे सेव रखा गया हमें DBMS नाम का एक वो लगाई गई है, एक तरह की पॉलिसी, जो एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो पूरे डेटा को मैनेज करता है कि किस तरह का डेटा कहाँ पे रखना है, तो इसको बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या होता है? तो .xls, मैंने आपको बताया था सभी के एक्सटेंशंस धीरे धीरे करके, अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो मेरी देखिएगा। नेक्स्ट है कि डाटा स्टोर और परिकलन के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करता है क्या? तो बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है। डाटा स्टोर जो होता है कंप्यूटर के अंदर वो बाइनरी डिजिट में होता है, 0 और 1 के फॉर्मेट में। डेसिमल का 10 बेस और ऑक्टा का 8 और हेक्सा का 16, याद रखिएगा। पिक्चर, साउंड और वीडियो से बनी आउटपुट को क्या कहा जाता है? तो मल्टीमीडिया कहा जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। ASCII का फुल फॉर्म क्या है? पहले तो ASCII है क्या? देखो, ASCII की फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा ASCII क्या है। तो ASCII की फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका मतलब ये है, देखिए सुनिए, दुनिया में करीब 192 देश हैं या 193 करीब देश हैं। अभी कुछ देश ऐसे नहीं भी देखें, कुछ देश ऐसे देश का दर्जा नहीं मिला है। ओवरऑल नियर अबाउट 193 कंट्रीज इन द ऑल द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो इन देशों में क्या है, कहीं पे पोर्टुगीज़ भाषा बोली जाती है, कहीं पे इंग्लिश बोली जाती है, हमारे यहाँ हिंदी बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है, मतलब सब जगह जगह पे ना अलग लैंग्वेज है। तो अब ऐसा कैसे किया जाए कि कंप्यूटर अमेरिका में बने या कंप्यूटर जो है इंग्लैंड में बने, तो वो सभी भाषाओं को पढ़ सके, सभी के साथ एक कोऑर्डिनेशन सामंजस्य बना सके। ऐसा कैसे करें, क्या करें उसके लिए? तो उसके लिए एक कमेटी बनी, उन्होंने कुछ कोड्स निर्धारित किए। कोड उन्हें बोलते हैं ASCII कोड, ASCII, ASCII कोड्स। और जितने भी कीबोर्ड बनते हैं किसी भी कंप्यूटर, किसी भी लैपटॉप के, वो ASCII स्टैंडर्ड पे बनते हैं, ठीक है ना। अब ASCII एक स्टैंडर्ड है और उस स्टैंडर्ड के अनुसार बाकी सभी लैंग्वेजेस को कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है ना। ASCII ने अपना स्टैंडर्ड बना दिया कि
कीबोर्ड का ए बटन दबाने से ए छपेगा। अब आपको ए बटन दबाने से एपएनआर छपवाना हो, अलिफ छपवाना हो, या आपको कुछ और भाषा में, संस्कृत में कुछ भी छपवाना हो, तो ए दबाने से आपकी मर्जी, हमारा ए चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा आप कीबोर्ड चेंज करके कहने लगे कि ए से आज तो ए छप रहा है, कल को पी छपवा दे, नहीं, ए से ए बनेगा, बात खत्म। तो इस तरह की कोडिंग जो है वो एस्काई ने की। इसको एस्काई बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंफॉर्मेशन को बदलने, एक दूसरे में आदान प्रदान के लिए ये कोड बनाए गए थे। नेक्स्ट है, मैं धीरे धीरे ना आपको मैं हिस्ट्री भी बताता चलता हूँ जो नॉलेजेबल है, क्योंकि कहानियाँ याद हो जाती हैं। और आप इसे, इसका जो है मेरा टेलीग्राम चैनल से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसका टेलीग्राम पे आपकी इसकी पीडीएफ डाल दी है, और टेलीग्राम का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। नेक्स्ट क्या है कि CAD का फुल फॉर्म क्या है, तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन बोलते हैं CAD को। नेक्स्ट है हमारा DPI का फुल फॉर्म क्या है, मैंने आपको बताया था कि प्रिंटर की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसे किस चीज़ में नापा जाता था, DPI में। DPI की फुल फॉर्म भी बताई थी। तो DPI का सवाल पूछा है कि डॉट पर इंच, 1 इंच में कितने डॉट प्रिंट करता है, इससे पता लगती है किसी भी प्रिंटर की क्वालिटी। अगला है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है, तो कंप्यूटर की अधिकांश प्रोसेसिंग CPU में होती है। वैसे तो आप लोग ना स्मार्ट हो गए होगे, आपको पहले से पता होता है क्वेश्चन का आंसर क्या है। जिसको क्वेश्चन का आंसर पता होता है कमेंट में लिख दें प्लीज़। अगला है कि कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धि कहा गया है। कंप्यूटर को संज्ञा दी गई, कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बैंकिंग, रेलवे में किस तरह का कंप्यूटर इस्तेमाल होता है, तो मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं दरअसल पता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर का मतलब होता है एक तरह का फ्रेम होता है, और फ्रेम के अंदर उन कंप्यूटर्स को लगाया जाता है, CPUs को छोटे छोटे, इसलिए उसे मेन फ्रेम बोलते हैं। कंप्यूटर 4 तरह के होते हैं, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर। कोई पूछने लगे कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं, तो कंप्यूटर 4 तरह के होते हैं, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। उसके बाद आपके लैप, पाम टॉप, ये टॉप, वो टॉप, वो बाद की बातें हैं क्या है, पर मैं मतलब मेनली जो अगर बात की जाए तो 4 ही तरह कंप्यूटर होता है, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर्स। तो मिनी कंप्यूटर सबसे छोटे होते हैं जिन्हें अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, सॉरी माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटे होते हैं, जैसे लैपटॉप या उससे छोटा पाम टॉप, यानी आजकल का जो मोबाइल है ना वो भी एक तरह का माइक्रो कंप्यूटर है। अगर आपको एक इन्फॉर्मेशन दूँ तो आप समझ लीजिए कि जब भारत ने सबसे पहला रॉकेट छोड़ा था, ठीक है, जब सबसे पहला रॉकेट छोड़ा था, जिसे छोड़ने के लिए अब्दुल कलाम आज़ाद जी गए थे, जिसे साइकिल पे रख के लेके गए थे, उस वक्त जो कंप्यूटर इस्तेमाल होता था वो आप जिस मोबाइल से मेरी ये वीडियो देख रहे हो ना, जिस मोबाइल से आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो इस मोबाइल के कंप्यूटर से कम से कम 20 गुना कमज़ोर था। यानी कि आपका ये कंप्यूटर उससे 20 गुना ज़्यादा पावरफुल है जिस मोबाइल से आप वीडियो देख रहे हो। इट इज़ अ टाइप ऑफ अ कंप्यूटर ऑल्सो। कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करने वाला, ये भी गणना ही करता है एक तरह से, है ना। आपके हाथ में आ गया पाम टॉप, पाम मतलब हथेली पे रखा हुआ, पाम टॉप हथेली के ऊपर रखा हुआ वो चीज़ जो आपको सारी व्यवस्थाएं कराए। क्योंकि एक कंप्यूटर के लैपटॉप में मैक्सिमम ये मान लीजिए 60-70% होने वाला काम अपने आप मोबाइल से कर पाते हो, सही है ना। तो इसने कंप्यूटर और लैपटॉप्स को थोड़ा पीछे छोड़ दिया है, तो ये एक तरह का और कंप्यूटर है। नेक्स्ट है हमारा कि चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार की परत होती है, सवाल आता है, 100% क्वेश्चन आता है, चेक कर लीजिएगा, लास्ट दिल्ली पुलिस के पेपर में है। तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है चुंबकीय डिस्क पर। ये यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में भी क्वेश्चन आया है कि आयरन ऑक्साइड की परत होती है किस पे, चुंबकीय डिस्क पे। अगला है कि डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है, तो डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का प्रिंटर है। कोई पूछने लगे प्रिंटर, प्लोटर कितने तरह के, तो प्रिंटर अलग अलग तरह के होते हैं, है ना, लेजर, डॉट मैट्रिक्स। तो उसमें एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी होता है जो डॉट के द्वारा प्रिंट करता है। अगर आप बिजली घर जाएं तो बिजली घर में जो प्रिंटर अंदर से प्रिंट निकाल के देता है, बिंदी बिंदी छप के आती हैं, या आपकी मार्कशीट जो लोग पुरानी मार्कशीट हैं वो डॉट डॉट बन के छप के आती है, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है जो खर 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 करके ऐसे ऐसे चलती रहती है, उसमें और प्रिंट निकालता रहता है। तो उसके अंदर बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक डॉट्स होते हैं, मतलब सुई होती हैं, वो रिबन को टच करती रहती हैं और प्रिंट छापती रहती हैं, तो उसे बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आपको याद भी रहेगा डॉट मैट्रिक्स क्या होता है, कैसा होता है। नेक्स्ट है मुद्रित पाठ को मशीन लेवल कोड में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता था, OCR का। मुद्रित पार्ट, छपे हुए हिस्से को, OCR का मतलब था ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ऑप्टिकल मतलब होता है लेंस, ऑप्टिक मतलब किसी शीशे लेंस से संबंधित है,
करेक्टर को मतलब करेक्टर को जो शब्द होते हैं उन्हें, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानने वाला, तो शब्दों को पहचानने वाला एक प्रकार की डिवाइस है OCR, जो मुद्रित चीज़ को रीड करके अंदर सेव कर लेती है। CISC की फुल फॉर्म क्या है? तो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन सेट कंप्यूटर बोले इसको, कंप्यूटर इंटरेक्शन सेट कंप्यूटर, CISC। कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें याद रख ले, इसे भी रख लीजिएगा, क्योंकि कुछ फुल फॉर्म्स तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट याद होगी, जैसे LCD की लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED की लाइट इमिटिंग डायोड, CRT कैथोड रे ट्यूब, मैंने आपको कल बताई थी, है ना। ये कुछ फुल फॉर्म्स ऐसी हैं जो कॉमन आपको याद होनी चाहिए। अगला, जब PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। कहाँ पे? हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, जैसे अभी हम इस पे काम कर रहे हैं, है ना, और इस पे काम करते हैं तो ये कहाँ पे सेव है? तो रैम पे। ये अस्थायी जो हमें दिख रहा है सामने, तो रैम पे लोड है इस वक्त, तो रैम पे सेव होता है। कहाँ पे? रैम पे सेव होता है अस्थायी रूप से कोई भी डॉक्यूमेंट। सवाल पढ़ लीजिएगा दोस्तों, डॉक्यूमेंट मेरा PDF से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, सफिशेंट होगा, 10 में से 8 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे 100%। अगला कि DVD को कहा जाता है क्या? ऑप्टिकल डिस्क। इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं। कोई पूछने लगे DVD की फुल फॉर्म क्या होती है, अक्सर क्वेश्चन आता है, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, दिल्ली पुलिस का उठा लीजिए, कोई 3-4 साल पुराने पेपर में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर में। मैं ही नहीं कहता लास्ट में मिल जाएगा, पर मिल जाएगा। ये आपको UP पुलिस सब इंस्पेक्टर मिल जाएगी, पुलिस कांस्टेबल मिल जाएगा, हैं। तो DVD फुल फॉर्म क्या होती है? बोलते हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। मैंने इसकी फुल फॉर्म दी है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, तो DVD की फुल फॉर्म है। CD की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट मतलब छोटी, रिलायबल, जिसे आप कहीं भी ले जा सकें, ऐसी एक डिस्क मतलब ऐसी एक तश्तरी जिसे आप कहीं भी ले जा सकें, तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। हाँ, एक बात और बता दूँ, DVD का स्पेस पूछने लगे कितना होता है? पूछने लगे कभी DVD में स्पेस कितना होता है, हैं? तो 4.3 GB नियर अबाउट लिख के आता है, या 4.7 GB लिख के आता है, अलग अलग ऐसा है। ये DVD 2 तरह की होती है, एक सिंगल लेयर होती है, एक डबल लेयर होती है। जो सिंगल लेयर DVD होती है उस पर 4.3 GB, और जो डबल लेयर डिस्क होती है DVD उस पर 8 GB स्पेस होता है। याद रखिएगा, 4.3 और 8 GB, 2 ही तरह की DVDs आती हैं। नेक्स्ट है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टर में क्रमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फॉर्मेटिंग कहलाती है। मैंने पहले बताया था कि फॉर्मेटिंग इज़ नॉट कि आपको सारा डेटा मिटाती नहीं है। उसके जो डिस्क के सेक्टर्स हैं उनको जो इधर उधर हो गए, डिसअरेंज ऑर्डर में हो गए आपके अकॉर्डिंग, उन्हें अरेंज ऑर्डर में कर देती है, तो हमें वो डेटा उस फॉर्मेट में मिलता ही नहीं है। इसलिए हमको लगता है कि उसने फॉर्मेट कर दिया। फॉर्मेट का मतलब मिटाना नहीं होता है, फॉर्मेट का मतलब है किसी प्रॉपर वे में उनको सेक्टर्स को और ट्रैक्स को रख देना। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? शब्द आएगा मुख्य पटल। मुख्य पटल बोलते हैं मदरबोर्ड को, बोर्ड को बोलते हैं मुख्य पटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के सभी वर्गों के बीच सामंजस्य स्थापित कौन करता है? तो कंट्रोल यूनिट। इट कंट्रोल्स ओवर ऑल फंक्शनिंग सिस्टम ऑफ अ CPU, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कंट्रोल यूनिट। जो CPU है उसके सभी फंक्शंस को, सभी यूनिट्स को कंट्रोल करने का काम CU करता है, यानी कंट्रोल यूनिट। तो इसलिए सामंजस्य बिठाता है। ये क्या बताया? सिंक्रोनाइजेशन करता है, सिंक्रोनाइजेशन। अगला है कि डेस्कटॉप पर दिखने वाला माउस पॉइंटर, ये जो दिख रहा है माउस पॉइंटर, सॉरी ये माउस पॉइंटर और किस नाम से जाना था? तो इसे एरो पॉइंटर भी कहते हैं, क्योंकि एरो की तरह बन के आता है। जब आप इसे कंप्यूटर पे चलाएंगे तो एक एरो, तीर के निशान की तरह से एरो पॉइंटर भी कहा जा सकता है। तो विचलित ना हूँ देख करके। नेक्स्ट है हमारा कि कौन सा डिवाइस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है? क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ। मॉडेम को, जिसने क्लास देखी हो प्लीज़ वो कमेंट में डालें कि किसको करता है। तो मॉडेम को। IP वर्जन 4 ऐसे ही लिख के आता है। IP का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल के अपने वर्जन है, वर्जन 4। वर्जन 4 का मतलब ये है कि दरअसल क्लासेस के साथ साथ ना IP वर्जन 4 में 4 क्लासेस हैं, A B C D। इनमें इन क्लासेस के अनुसार ही एक IP की क्लास में आप कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हो। और दुनिया इतनी बड़ी हो गई है कि वर्जन 4 के IP जो थे वो सब के सब खत्म हो गए, बिक गए, बट गए सब के सब। अब क्या करें? तो उन्होंने एक नई सीरीज लाए IP वर्जन 6। जो IP वर्जन 6 है वो 64 बिट पे, 128 बिट पे काम करता है, ये 32 बिट पे काम करता था। ठीक है, ये फ़र्क है। IP वर्जन 4 32 बिट पे काम करता था और IP वर्जन 6 128 बिट पे कार्य करता है। अतः IP वर्जन 4 का क्या है? तो एड्रेस कितने बिट का होता है? तो 32 बिट का होता है IP वर्जन 4।
और IP वर्जन 6 होता है 128 बिट का, याद रखिएगा वर्जन 6। और वो बहुत दिन में ख़त्म होगा, पता नहीं ख़त्म होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यही आज तक चल गया, यही बहुत दिन में ख़त्म हुआ है अभी। नेक्स्ट है कि माइक्रो प्रोसेसर को जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो माइक्रो चिप भी बोलते हैं उसे, छोटी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्रे क्या है? क्रे किस तरह का कंप्यूटर? तो क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। सवाल पूछ रहे, आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूँ। क्रे क्या है? सुपर कंप्यूटर। फेसबुक ब्लू है तो ब्लू का चिन्ह दिया है मैंने कि फेसबुक की कंपनी के संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग हैं, जो फेसबुक कंपनी के फाउंडर कहे जाते हैं। भाषा कोबोल किस कार्य में प्रयोग होती है? तो व्यावसायिक कार्यों में, जितने भी व्यावसायिक कार्य बिजनेस रिलेटेड वर्क्स हैं उनमें यूज़ होती है कोबोल लैंग्वेज। अगला है GSM की फुल फॉर्म क्या है? तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। आपका मोबाइल होता है ना GSM मोबाइल, तो GSM की फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल्स। सही है। अगला है VoIP की फुल फॉर्म क्या है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। कहने का मतलब जितनी कॉलिंग हम आप करते हैं इंटरनेट के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा जो वॉइस कॉल करते हैं वो VoIP के थ्रू ही होती है, यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कौन सा शॉर्टकट है? तो कंट्रोल N से नया डॉक्यूमेंट बन जाता है। नहीं, कंट्रोल N से नया डॉक्यूमेंट बन जाता है। अगला के फोल्डर को अंदर, सॉरी फोल्डर के अंदर के फोल्डर क्या कहते हैं? तो सब फोल्डर बोलते हैं फोल्डर के अंदर के फोल्डर को। कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल C कॉपी करने का है। पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट इस्तेमाल होता है, कंट्रोल V होता है। UPS का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। मैंने सबसे पहली वीडियो में बता दिया, UPS का कार्य पूछ रहा था, यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई है। कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है? तो मेगा हर्ट्ज में मापी जाती है, MHz, तो मेगा हर्ट्ज में मापी जाती है। हर्ट्ज क्या होता है वैसे? किसी भी चीज़ की फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी जो होती है किसी भी चीज़ की उसे हर्ट्ज में मापते हैं। आवर्ती हिंदी में बोलते हैं आवर्ती। नेक्स्ट, OSI मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं? OSI रेफरेंस मॉडल। OSI जो मॉडल होता है ये होता है नेटवर्किंग में, सही है। तो ओपन स्टेज इंटरफेस समथिंग कुछ से बोलते हैं, OSI रेफरेंस मॉडल बोलते हैं। इसमें 7 तरह के लेयर्स होती है। आप जो जितने भी आपके कंप्यूटर किसी भी नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होते हैं उसमें 7 तरह की स्टेप होते हैं जिन्हें फॉलो करके आपका डेटा एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचता है। इंटरफेस लेयर, डाटा कम्युनिकेशन लेयर, ट्रांसफ़र लेयर, उसके बाद जो है आपकी आएगी IP TCP मतलब प्रोटोकॉल लेयर आएगी। इस तरह से सारी लेयर्स होती हैं, 7 तरह के लेयर्स होती हैं। तो पूछ रहा है कि जो आपका OSI मॉडल है उसमें कितनी लेयर्स होती हैं? तो 7 लेयर्स होती हैं। CD व DVD की दंतुरता को क्या कहते हैं? दंतुरता का मतलब होता है अगर आप एक ब्लैंक CD लेके आए तो वो ना बिल्कुल प्लेन होती है, उसके बाद उसे राइट कर दें तो जहाँ पे वो लाइट डलती है ना वहाँ पे एक तरह का निशान होता है, दंतुरता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं गर्त। तो CD व DVD की दंतुरता क्या कहते हैं? तो गर्त कहते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है, पेपर से उठाया मैंने क्वेश्चन, इसलिए लिखा है मैंने कि CD व DVD की दंतुरता को गर्त कहा जाता है। अगला ब्लू-रे डिस्क एक उदाहरण है। तो ब्लू-रे डिस्क जो होती है डेटा स्टोरेज डिस्क का एक उदाहरण है। दरअसल ब्लू-रे डिस्क हुआ ये कि पहले फ्लॉपीज़ आती थी 1.44 MB की, उसके बाद CDs आई जो कि 700 MB की आई, उसके बाद आपकी DVD आई 4.3 GB की आई, फिर 8 GB की आई, उससे भी काम नहीं चला तो फिर ब्लू-रे डिस्क आई। ब्लू-रे डिस्क जो होती है सिंगल लेयर ब्लू-रे डिस्क है, उसकी कैपेसिटी 25 GB होती है। क्वेश्चन पूछने लगे ब्लू-रे डिस्क की कैपेसिटी, तो ब्लू-रे डिस्क की कैपेसिटी 25 GB होती है और जो डबल लेयर ब्लू-रे डिस्क होती है उसकी कैपेसिटी 50 GB होती है। सही है, समझ में याद रहेगी कि 25 GB और 50 GB की होती है ब्लू-रे डिस्क। नेक्स्ट है हमारा कि डिस्क एंड टेप ड्राइव। डिस्क ड्राइव एंड टेप ड्राइव किस चीज़ का उदाहरण है? तो डिस्क ड्राइव और टेप ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। फ्लॉपी की डेटा स्टोरेज मैंने आपको बताई दी अभी, 1.44 MB का ही डेटा स्पेस कर पाती थी फ्लॉपी, और फ्लॉपी भी एक तरह की मैग्नेटिक टेप ही होती थी। अगला है कि मेमोरी और स्टोरेज में क्या अंतर है? भैया बोलते हैं मेमोरी कितनी है, स्टोरेज कितनी है, इसमें क्या डिफरेंस है? मेमोरी का मतलब होता है आपने कितना याद कर लिया है, आपको याद कितना है बैकग्राउंड में, वो तो है मेमोरी। स्टोरेज मतलब सेव कितना है डेटा, वो स्टोरेज। यहीं पे मैंने बताया मेमोरी का मतलब टेम्पररी डेटा, टेम्पररी डेटा जो रैम में चलता है वो मेमोरी है। और स्टोरेज क्या है? जो परमानेंट मेमोरी उसको स्टोरेज बोलते हैं, जो आपने सेव कर दिया वो स्टोरेज है, और जो बैकग्राउंड में चल रहा है वो टेम्पररी, वो मेमोरी है।
हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें 300 क्वेश्चन थे, करीब 301 क्वेश्चन हुए हैं वैसे कायदे में तो। अब इस 300 क्वेश्चंस में जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो ये कि भारत की सबसे बड़ी कंप्यूटर कंपनी कौन सी है? तो TCS है दोस्तों, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बोलते हैं इसे। दूसरी बात, इंडिया में जितने भी ऑनलाइन एग्जाम्स मैक्सिमम कराने की कोशिश करती है वो यही कंपनी मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट लेती है। ये कंपनी यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए भी इसी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, और अगर भविष्य में SSC वगैरह के एग्जाम भी अगर ऑनलाइन होते हैं तो उनका कॉन्ट्रैक्ट भी TCS के पास ही होता है। अतः भारत की सबसे बड़ी कंप्यूटर कंपनी जो है इस वक्त वो TCS है दोस्तों। तो ये सवाल पूछा जा सकता है। और मेरी क्लास यहीं तक थी, आज 300 क्वेश्चंस हो गए हैं पूरे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि मैं इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस डालूं तो आप मुझे कमेंट्स में छोड़िएगा। मैं एक लास्ट में एक क्लास और बना दूंगा ताकि आप लोग कुछ और अगर कुछ छूट गया हो किसी कारणवश तो आप उसे पढ़ सकें, अन्यथा ये 300 क्वेश्चन सफिशेंट होंगे आपके दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के लिए। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है कहीं से भी। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को बोलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें ताकि आप लोग दिल्ली पुलिस में क्वालिफाई कर सकें। अगर 8 क्वेश्चन भी आप लोग कर लेते हैं, छोड़िए, अगर आप इस 3 घंटे को ख़राब करके अगर आपने 5 क्वेश्चन भी कर लिए ना दिल्ली पुलिस में, तो दोस्तों एक क्वेश्चन पे 10,000 बच्चों गैप आ जाता है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन समझ लीजिए आपको कहाँ लेकर के जा सकते हैं। और ये 3 घंटे वादा करता हूँ कोई ख़राब नहीं होंगे 100%। जब पेपर दे के आएँ तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों के कितने काम आई और कितने नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।